आप सुन रहे हैं विविध भारती। आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्, अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्, आनन्द मङ्गल मङ्गलम्, आनन्द मङ्गल मङ्गलम्, हितप्रियम् भारत भारतम्, हितप्रियम् भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम्, अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं लेखक, निर्देशक और कॉमिक क्रिएटर आलोक शर्मा से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग। मैं एक रेडियो स्टेशन गया। एफएम रेडियो तब नए नए आए थे। जीवन का मेरा पहला अनुभव था कि मैं एक रेडियो स्टेशन के अंदर गया और उन्होंने ऑडिशन के लिए बुला लिया। मैंने जस्ट एक मेल भेजी थी उनको कि मैं आना चाहता हूँ, ऑडिशन देना चाहता हूँ। उन्होंने ऑडिशन में बुला लिया। मैंने जीवन में उससे पहले कभी कोई रेडियो स्टेशन नहीं देखा था। मैंने वहां जाके विभत्स ऑडिशन दिया, एक बहुत ही भयानक। अभी भी सोचता हूं तो मैं सिहर जाता हूं। मैं एक किरण श्रीधर नाम के आरजे हुआ करते थे, अभी भी हैं। तो मैं अभी भी मतलब कभी कभी किरण को नतमस्तक हो जाता हूं कि उसने मुझे आधे घंटे कैसे झेला था उस स्टूडियो के अंदर। मैं तो नहीं झेल सकता था अगर कोई मेरे जैसी हरकतें करता वहां पे। तो मैंने बहुत खराब ऑडिशन दिया, बहुत ही ज्यादा खराब। मतलब मैं स्टूडियो के बाहर जाते जाते ही समझ गया था कि ये लोग मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहेंगे। लेकिन यहाँ मेरी कहानी में एंट्री होती है विविध भारती की। तो विविध भारती मैंने सुनना शुरू किया मेरे ख्याल से जब मैं 9वीं में फेल हुआ था उसके बाद, क्योंकि रात में छाया गीत और ये सब आते थे, मुझे बड़े अच्छे लगते थे। थोड़े सुकून वाले गाने होते थे। बिल्कुल। कि रात में आपको थोड़ा सा सुकून चाहिए था, क्योंकि तपता हुआ दिन निकाला है सारे स्कूल से लेके पड़ोस तक। तो वहां मैंने विविध भारती सुनना शुरू किया, जहां मैं आप सबको सुनता था। कमल शर्मा थे, आप थे, आप हैं, और बहुत सारे उद्घोषक। मुझे अभी भी याद है आप लोगों का एक होली का कार्यक्रम आया था जो बहुत बहुत मजेदार था। मैंने उसको रिकॉर्ड करके रखा था एक कैसेट में। तो मैं बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड करता था। अमीन सयानी साहब को मैं मिमिक किया करता था। तो मुझे लगा था रेडियो में तो मैं जाके मतलब तूफान ही मचा दूंगा। फिर जैसे कार्टूनिंग में मैंने तूफान मचाया हुआ है अपने दिमाग में। तो जब रेडियो में गया और मैंने ये पूरा ऑडिशन खराब कर दिया, खराब करने के बाद जब मैं बाहर निकल रहा था तो जो आरजे थी, जैसा कि होता है, एक कुछ तो गलत इन्फॉर्मेशन गई एकदम फट करके ऑन एयर। और मैंने कहा नहीं ये मन्ना दी की आवाज है। तो उनके जो क्रेडिट्स थे उसमें क्रेडिट गलत गया हुआ था। तो उन्होंने बोला पक्का? मैंने कहा आप चेक कर लीजिए। इंटरनेट था, उन्होंने तुरंत चेक किया, उन्होंने तुरंत मिस्टेक करेक्ट किया। और उसके बाद वो मन्ना दे पर कार्यक्रम था और मैंने उनको लगातार ट्रिविया देना शुरू किया। वो प्रोग्राम ठीक हो गया और उनको लगा कि ये तो ठीक है, आया था ऑडिशन देने, लेकिन आदमी काम का है। लेकिन वो 6 महीने तक मुझे हायर नहीं कर सकते थे। ऑडिशन में अगर आपने गड़बड़ कर दी, उनका कुछ तो रूल था, वो 6 महीने तक हायर नहीं कर सकते थे। मैंने 6 महीने से उंगलियों पे गिने, 6 महीने मुझे पता है मैंने कैसे गिने। और मैंने ये भी दिमाग नहीं लगाया कि 6 महीने ऐसे नहीं होता है, 6 महीने वर्किंग डेज के हिसाब से होता है। मैंने 6 महीने डेट टू डेट लगा के और दिन बढ़ गए उसके बाद? नहीं कम हुए, क्योंकि वर्किंग डेज के हिसाब से तो 6 महीना अगर काउंट करेंगे तो वो 7 महीने हो जाता है। सैटरडे संडे हटा के, नेशनल हॉलीडेज हटा के। मैंने वो गिने ही नहीं। जस्ट जिस दिन 6 महीने पूरे हुए, मैं बैठा, मैंने कॉमिक्स बनाई 1 पेज की कि मैंने क्या क्या गड़बड़ की है रेडियो में आपके यहाँ आके। लेकिन मुझे दूसरा चांस चाहिए। वो कॉमिक्स बना के मैंने प्रिंट किया 1 पेज का और मैंने उनको भेज दिया। तो मुझे किसी अनजान नंबर से कॉल आया कि अच्छा आप कार्टून बनाते हैं? मैंने कहा हाँ। तो आप आके मिलेंगे हमसे? मैं वेट कर रहा था रेडियो स्टेशन से कॉल आएगी, लेकिन ये किसी एड एजेंसी से कॉल थी। वो रेडियो से किसी एड एजेंसी को चला गया था मेरी कॉमिक। तो वो रेडियो की जो प्रोग्रामिंग डायरेक्टर थी, उनके हस्बैंड थे, उनकी एड एजेंसी थी, उन्होंने मुझे फ्रीलांस दे दिया। वो फ्रीलांस निपटाते तक मुझे रेडियो से कॉल आया कि अभी 6 महीने पूरे हुए तुम्हारे, अब आ जाओ। तो वो कॉमिक्स की बदौलत मुझे थोड़ा कॉमिक्स का काम मिला, थोड़ा रेडियो को मिला और मेरा रेडियो में पदार्पण हुआ इस तरह से। और फिर मैंने रेडियो शोज भी किए। फिर एक वही है ना कि एक फेलियर के बाद जो चमड़ी मोटी हो जाती है वो, करेक्ट, हाँ, वो चमड़ी मोटी हो गई।
तो रेडियो शोज भी किए, प्रोड्यूस किया बहुत कुछ, वॉइस ओवर्स किए, फिर तो शर्म भी झिझक भी चली गई माइक के सामने की। तो इस तरह से रेडियो का करियर शुरू हुआ मेरा। तो यहाँ से रेडियो शुरू हो गया जी, है ना। और ये यात्रा मुंबई तक कैसे आई? रेडियो से रेडियो। रेडियो से रेडियो। हाँ, मुझे मुंबई आना ही था, क्योंकि क्या हो रहा था, बैंगलोर में धीरे धीरे जो वहाँ की प्रादेशिक भाषा है कन्नड़ा, उसका संगीत बढ़ रहा था, जो कि बढ़ना ही चाहिए था। वहाँ कंपटीशन भी बढ़ रहा था, नए स्टेशन आ रहे थे, और मुझे ऐसा लगने लगा था कि अब मुझे मुंबई चले जाना चाहिए, क्योंकि मैं बैंगलोर में भी नेशनल प्रोग्रामिंग हैंडल करता था उस स्टेशन में, और यहाँ से मैं बैंगलोर से वॉइस करके उनको भेजता था, मेरी वॉइस हिंदी में। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी जगह शायद मुंबई है। तो हमारे स्टेशन में उस जमाने में लाफ्टर चैलेंज बड़ा चला हुआ था, तो रेडियो में भी एक ऐसा लाफ्टर चैलेंज का रेडियो वर्जन चल रहा था हमारे स्टेशन में, जिसके जज थे विनय पाठक। तो मैंने विनय पाठक का नंबर मेरे पास था, क्योंकि उनका मैं सैटरडे के सैटरडे रिकॉर्ड किया करता था। उसके अलावा जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था, और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी, क्योंकि हिंदी सिनेमा मैं बेहतर तरीके से समझता था। तो इस बीच मुझे मन्ना डे साहब का एक पूरा 1.5 घंटे का कार्यक्रम प्रोड्यूस करने मिला, जिसमें मन्ना डे साहब खुद आए थे। तो वो मेरे लिए मेरा पहला, जो कहना चाहिए, सेलिब्रिटी मोमेंट था वो। बिल्कुल। हाँ, मन्ना डे साहब से मिलना, मधुशाला के सीडी पे उनसे साइन कराना, और प्रोग्राम के बाद जब मैं उनके साथ बैठा कुछ आधे घंटे, उनके साथ थोड़ी बात की, तो उन्होंने बोला, यार ये सब सवाल तो अंदर करने चाहिए थे, अंदर वालों ने तो किया ही नहीं। तो उससे और मेरे कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा बूस्ट आ गया। उसके बाद मैं उनके साथ बराबर टच में बना रहा। मेरे ख्याल से 1 मई को उनका जन्मदिन होता है, और हर 1 मई में उनको कॉल किया करता। क्या बात है, मैं भी। तो और मुझे लगता है कि उनके जैसा गायक ना कोई आया ना कोई आएगा। तो ये हुआ था। इसके अलावा जितनी भी फिल्में रिलीज होती थी या कोई कलाकार आ रहा होता था, तो मुझे वो जिम्मेदारी दे दी गई थी कि भाई तू इनका इंटरव्यू कर लिया कर, तुझे जो जो पूछना है पूछ लिया कर, और बाद में पैकेज करके हम लोग इसको चला लिया करेंगे स्टेशन में। तो मुझे एक बार आशा भोसले जी का इंटरव्यू करने मिला, और मैं बहुत एक्साइटेड था। मैंने आधे घंटे इंटरव्यू किया, और जो फोन कटा मैंने देखा मैंने रिकॉर्ड बटन दबाना ही मैं रिकॉर्ड बटन दबाना ही भूल गया था, और वो बड़ी खुश थी कि अरे तुम्हारी तो रिसर्च बड़ी अच्छी है। मैंने कहा मैंने ऑल इंडिया रेडियो सुन के ये रिसर्च आई है। तो फिर मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने मुझे थोड़ा सा प्यार से डांटा, फिर बोली अभी 10 मिनट, अभी आधे घंटे नहीं मिलेंगे। फिर वो दोबारा हमने रिकॉर्ड किया। मुझे लगता है कि यहाँ एक गाने की गुंजाइश बनाई जाए, तो बोलिए कौन सा गाना होगा? तो मन्ना डे साहब का मेरा सबसे प्रिय जो गीत है, मेरे ख्याल से सबका ही होगा। जब हम मन्ना डे साहब के बारे में सोचते हैं तो तू प्यार का सागर है, सीमा फिल्म, शंकर जयकिशन। हाँ बिल्कुल, शैलेंद्र। हाँ सुनते हैं ये गाना जी। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। प्यार का सागर है, मन का पागल पंछी उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार, पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा,
कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम। प्यार का सागर इधर झूम के गाए जिंदगी, उधर है मौत खड़ी, उधर है मौत खड़ी। कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी, उलझन आन पड़ी। कानों में जरा कह दे, कानों में जरा कह दे कि आए कौन दिशा से हम, कि आए कौन दिशा से हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। ये सब एडवेंचर चल रहे थे। इस बीच में मुझे ऐसा लगा कि मुझे बम्बई आ जाना चाहिए। बम्बई में एक टीवी चैनल था, अभी भी है, उसमें फिल्मों के स्पूफ चला करते थे, फुल्ली फालतू। बिल्कुल। तो वो मुझे बहुत पसंद था, वो मैं रेडियो में कर रहा था। मेरे पास एक मिमिक्री आर्टिस्ट था, मैं था, हम दोनों मिमिक्री कर के कुछ एक बना रहे 10-12 मिनट का प्रोग्राम बना लेते थे संडे के संडे। तो मुझे ऐसा लगा कि अब जो अगला कदम है वो यही है कि अब मैं वहां जाऊं, उस चैनल में जाऊं और मैं बोलूं मैं ये करता हूं। तो मैंने मेरे सैंपल्स बनाए, वॉइस ओवर्स किए, ये वो करके पैकेज करके उनको भेजा। मुझे वहां से बुलावा भी आ गया, तो मैं यहाँ आया तो जिसने मुझे बुलावा भेजा था उसने नौकरी छोड़ दी थी। तो मैं यहाँ आया और मैं भटकता रहा 3 दिन बम्बई में। विनय पाठक को मैंने कॉल किया, विनय जी ने मुझे बुलाया। वो लोग द ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो किया करते थे, तो उन्होंने बोला यहाँ आओ, राइटर्स से मिलो। वरुण ग्रोवर वो लिखा करते थे, बिल्कुल उस समय राहुल और वरुण की जोड़ी हुआ करती थी उस टाइम। राजेश देवराज हेड राइटर होते थे। तो अब राजेश देवराज बहुत अच्छे दोस्त मित्र हैं, लेकिन उस समय उनसे मिलना नहीं हो पाया था मेरा। मैंने सिर्फ सुना था कोई देवी नाम के एक लेखक हैं जिनसे तुमको मिलाना है, लेकिन वो है नहीं यहाँ। मेरा बड़ा एक रहस्य में ऐसा किरदार बन गया था मेरे दिमाग में, देवी कौन होंगे। बाद में मुझे पता चला राजेश से मिलने के बाद कि यही है देवी। तो और विनय सर बहुत सपोर्टिव थे, तो मतलब जरा भी मुझे दिक्कत नहीं आई। उन्होंने बुलाया, मैं स्टूडियो गया, मेरी लाइफ का मैंने पहला शूट देखा। किकू शारदा थे वहां पे, बहुत सारे लोग थे, और मुझे लगा यार ये जगह है जहां मुझे आना है, ये चीज मुझे करनी है। वो कभी हो नहीं पाया, कॉमेडी शो में कभी नहीं कर पाया विनय सर के साथ में। हम मिलते रहे, 2-3-4 बार मिले उसके बाद। अभी तो मुझे लगता है उनसे मिले मुझे 20 साल हो गए। तो वो सब करके मैं यहाँ से गया और मुझे लगा कि मुझे बम्बई चल पड़ना चाहिए, बैग पैक कर लेने चाहिए बैंगलोर से। तो बैग पैक किए। यहाँ एक दूसरा रेडियो स्टेशन था जहां से मुझे ऑफर थी और ठीक ठाक ऑफर थी। तो मैं वो छोड़ के यहाँ आ गया और मैंने कहा मैं रेडियो करता हूँ। तो रेडियो में फिर बहुत सारी मजेदार चीजें हुई। सुनील ग्रोवर के साथ मैंने बहुत काम किया उस समय में। लल्लन नाम का एक हमारा शो हुआ करता था। वो जो सारी चीजें मैं टीवी में करना चाहता था वो मैं फिर रेडियो में करने लगा और मेरा पेट भर गया उस चीज से 4-5 महीने में। मैंने कहा अगर यही करना है तो क्या मजा नहीं आएगा। हाँ, ये वही सर्कल वाली बात हो गई ना कि उसी सर्कल में आप फिर से भागने लग गए। तो अब इससे ज्यादा क्या होगा। तो फिर ऐसा लगा कि मुझे एनिमेशन करने का बहुत मन था और किसी के थ्रू, एक जान पहचान के थ्रू मैं वहां पहुंचा। मुझे करीब 8-9 घंटे बाहर बिठा के रखा गया स्टूडियो के। बिठा के नहीं रखा गया बोलना चाहिए उसको, वो लोग बिजी थे और मैं बिना खाए पिए मैं बैठा रहा बाहर। और फिर वो आए, वेंकटेश गायकवाड़ नाम था उनका, है अभी भी, वेंकटेश गायकवाड़ नाम है उनका। उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था। हाँ, वेंकटेश ने, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, बहुत ही जबरदस्त कैरेक्टर। तो वेंकटेश गायकवाड़ अपने आप में एक लेजेंड, लेकिन मुझे ही नहीं पता था। तो और वो जीनियस, मतलब मैड जीनियस जो बोलते हैं ना, मैड जीनियस थे वो। तो रैंडमली आए, बोले कुछ खाया तूने? मैंने कहा मैंने खाया। तो सैंडविच खाते हैं, चल। उन्होंने सैंडविच खाते खाते बात की। उन्होंने बोला तू क्या कर सकता है? तो मैंने कहा मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। तो
मुंबई के साथ मेरा पहला साक्षात्कार। फिर उन्होंने बोला तू करना क्या चाहता है? मैंने कहा मैं फिल्म मेकर बनना चाहता हूँ। फिर उन्होंने मुझे और गालियां दी। उन्होंने कहा फिल्म मेकर क्या, प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है? तो मैंने कहा मैं डायरेक्ट करना चाहता हूँ, मैं लिखना भी चाहता हूँ और मौका मिला तो प्रोड्यूस भी करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरा बहुत मजाक बनाया। उन्होंने बोला ये सब हम भी चाहते हैं लेकिन हम नौकरी कर रहे हैं। नौकरी कर रहे हैं हम लोग, तू यहाँ क्या करने है? अगर तेरा ये सपना है तो जा वहां पे बन किसी का थर्ड असिस्टेंट, उठा सबके जूते चप्पल, वहां से शुरू होती है जर्नी। हम तो ये करके आए हैं। उन्होंने काफी बड़े डायरेक्टर्स को असिस्ट किया हुआ था उस समय तक, तो ये करना पड़ेगा, ये रास्ता है। मैंने कहा ये तो नहीं हुआ मेरे से, क्योंकि रेडियो में मैं बहुत अच्छा काम करके आ चुका था, कॉमिक्स में ठीक ठाक काम कर चुका था, तो दम्भ नहीं था, गर्व था अपने काम पर। तो ये भी था कि यार ये मैं पता नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा। मतलब मैंने देखे किस तरीके से लोग असिस्टेंट डायरेक्टर्स के साथ बर्ताव करते हैं। मैंने कहा ये तो नहीं करूंगा मैं, ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि लाख चमड़ी मोटी सही लेकिन इतनी मोटी अभी भी नहीं हुई है। और हम छोटे शहर से आते हैं तो हमारा गर्व का जो परसेंटेज है थोड़ा ज्यादा भी होता है। तो मैंने कहा ये तो नहीं करूंगा मैं, तो आप बताओ क्या करना है? तो उन्होंने कहा प्रोमो बनाना जानता है तू? तो मैंने कहा जानता तो नहीं लेकिन बना लूंगा मैं। तो उन्होंने एक एनीमे आता था उस समय में, उसका मुझे एक 2-3 एपिसोड दिए। उन्होंने कहा कि इसका प्रोमो बना के लिया। तो मुझे ना एडिटिंग आती थी ना कुछ आता था, मुझे साउंड आता था क्योंकि मैं रेडियो से था। तो मैंने सबसे पहले किया कि मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी, उसको मैंने अशोक कुमार की आवाज में खुद ही रिकॉर्ड किया और फिर उसके ऊपर एक एडिटर के साथ बैठ के उसको एडिट लगाया एक रात में, और दूसरे दिन सुबह मैं पहुंच गया वापस। मैंने कहा ये प्रोमो हो गया। इतनी जल्दी? मैंने कहा मुझे आना है, तो मेरे पास टाइम नहीं है ज्यादा, अगर मैं यहां नहीं आऊंगा तो मुझे रेडियो में फंसे रहना पड़ेगा। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा एक आवाज किसकी है? तो मैंने कहा मेरी है। उन्होंने कहा स्क्रिप्ट किसकी है? तो मैंने कहा मेरी है। अरे ठीक है तू हायर हो गया। तो इस तरीके से मैं टीवी में आ गया। बहुत बहुत घिसाई हुई टीवी में भी, ऐसा नहीं है कि चीजें आसान थी, मगर ये था कि मजा था उस काम में, बहुत मजा था। और लोग सब हम लोग जैसे ही थे, सब पागल थे, सब यंग लड़के थे और सबके दिमाग अलग अलग तरीके से चलते थे। किसी को म्यूजिक बहुत अच्छा समझता था, किसी को एडिट बहुत अच्छा समझता था। मैं थोड़ा बहुत वॉइस करता था, लिखता था, मुझे एडिट नहीं समझ में आता था। तो ये सब हम लोग एक दूसरे के पूरक हो गए और वो किया मैंने, वो करीब 1-1.5 साल किया मैंने। यहां एक गाना सुनते हैं। जी बिल्कुल।
चल पड़े हम तो रुकते नहीं, आंधी के आगे भी झुकते नहीं। जब चल पड़े हम तो रुकते नहीं, आंधी के आगे भी झुकते नहीं। सर झुकाए जो हार जाए जो, वो आदमी भी कोई आदमी है क्या? दुनिया माने बुरा तो गोली मारो, डर के जीना है कोई जीना यारो। यारो पे सदा जा करो फिदा, दुश्मन को ये बता दो दुश्मनी है क्या? केरो मामा, केरो मामा। घर ने जो दिल से निकाला हमें, इन रास्तों ने है पाला हमें। घर ने जो दिल से निकाला हमें, इन रास्तों ने है पाला हमें। मुस्कुरा के हम झेलते हैं गम, रोके भी दे वो कोई जिंदगी है क्या? दुनिया माने बुरा तो गोली मारो, डर के जीना है कोई जीना यारो। यारो पे सदा जा करो फिदा, दुश्मन को ये बता दो दुश्मनी है क्या? केरो मामा, केरो मामा। अरे कहने को बदनाम बर्बाद है, लेकिन हम ही लोग आजाद हैं। कहने को बदनाम बर्बाद है, लेकिन हम ही लोग आजाद हैं। दिल कहे जिधर अरे चल दिए उधर, हमसे पूछो कि ये आवारगी है क्या? दुनिया माने बुरा तो गोली मारो, डर के जीना है कोई जीना यारो। यारो पे सदा जा करो फिदा, दुश्मन को ये बता दो दुश्मनी है क्या? केरो मामा, केरो मामा। ममैया केरो 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 मामा, ममैया केरो 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 मामा। ममैया केरो 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 मामा, ममैया केरो 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 मामा। ममैया केरो 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 मामा, ममैया केरो 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 मामा। और जावेद जाफरी वाला शो कैसे आया? वो तो बहुत बाद, वो तो इसके थोड़े बाद में। तो तो वो उसकी भी बड़ी मजेदार सी कहानी है। तो ये करते करते क्या हुआ कि पूरी टीम बाहर चली गई और एक नया चैनल आया। इस नए चैनल में अलग तरीके की प्रोग्रामिंग थी, क्योंकि मैं प्रोमोस करता था और मैं बहुत आलसी हो चुका था तब तक, तो मैं प्रोमोस बनाना बंद कर चुका था। मैं लिखता था, सिर्फ मैं प्रोमोस लिख देता था और जाके सिर्फ एडिट चेक कर लेता था जो मेरे दोस्त बना रहे होते थे उसका। तो इन्होंने मुझे बोला यहाँ एडिट कर, यहाँ भी आ जा प्रोमो करने के लिए। तो मैं वहां प्रोमो करने के लिए गया। वहां बातचीत चल रही थी, एक वो लोग एक थ्रिलर बना रहे थे, पीरियड थ्रिलर, दरिबा डायरीज। तो दरिबा डायरीज का ये हो रहा था कि आइडिया बहुत सॉलिड था, लेकिन उसकी स्क्रिप्ट उनको वैसी नहीं मिल रही थी। तो वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि अरे कोई थ्रिलर लिखने वाला मिल जाए तो मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा मैं लिखता हूँ, मैं लिख के दूं। तब तक मैंने लिखा नहीं था थ्रिलर कोई भी। ऐसे ही बोल दिया? हाँ, मतलब क्या होगा, रिजेक्ट करेंगे, उससे ज्यादा क्या है, ऑडिशन देना है ना। तो उन्होंने कहा तू लिखेगा, तू तो बच्चों का शोज वगैरह करता है, तू तो बच्चों के चैनल से आ रहा है। तो मैंने कहा उससे आपको क्या मतलब है, मैं लिख के देता हूँ, नहीं पसंद आए तो मत यूज कीजिएगा। उन्होंने कहा ठीक है। मुझे शर्लक होम्स बहुत पसंद है, मुझे पीरियड सेटिंग बहुत पसंद है, दरिबा मुझे समझ में आता है। तो मैंने एपिसोड नंबर 16 लिखा उसका, जो उसका पायलट बना बाद में।
ओके। हाँ, उनको इतना पसंद आया कि उसमें कोई नोट्स नहीं था। अभी भी मैंने वो डॉक्यूमेंट मेरे पास रखा है जिसमें लिखा है कि दिस इज हाउ स्क्रीन प्ले शुड बी रिटन। वाह वाह। ये नोट के साथ मेरे पास वो वापस आया। वो एक्चुअली आना नहीं चाहिए था मेरे पास वापस। वो कोई बीच में एग्जीक्यूटिव था जिसने बिना पढ़े फॉरवर्ड कर दिया ये सोच के कि इसमें नोट्स होंगे, और मैंने कहा यार इसमें तारीफ आ गई है गलती से। तो अब उसके बाद उसके जो प्रोड्यूसर्स थे उनका ये था कि तू और लिख ले इसमें। तो मैंने 3 एपिसोड्स लिखे, 2 एपिसोड किसी और के लिखे हुए डॉक्टर किए, किसी एपिसोड में डायलॉग्स लिखे। तो उनको मेरा लिखा हुआ काम पसंद आने लग गया जो मैं शो के लिए कर रहा था। तो मुझसे पूछा गया कि तुम कुछ शो पिच करना चाहोगे क्या हमको। तो मेरे पास एक शो था जो वो काफी बड़ा शो था, वो या तो एनिमेशन होता या कॉमिक्स होता, लेकिन इस पर्टिकुलर चैनल में बड़े शोज बन रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे पास 2 शोज है, मैं आता हूँ आपको पिच करता हूँ। तकदीर ऐसी थी कि मैंने जो पहला शो पिच किया, हम एंटर कर रहे थे स्टूडियो में, मीटिंग रूम में, 20 सेकंड में वो शो चैनल ने खरीद लिया मेरे से। 20 सेकंड मैं अंदर भी नहीं पहुंचा था, मैं बैठा भी नहीं था। उन्होंने कहा हम लोग ये कर रहे हैं, दूसरा सुना भी मत, हम यही करते हैं। तो ये मेरे लिए बड़ा अजीब सा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं तो अभी सोच के चल रहा था कि 3 महीने तो जदोजहद में गुजरने वाले हैं। ये सारा शॉर्टकट हो गया एकदम से। बिल्कुल। तो मुझसे पूछा गया कि एक्टर्स कौन रहेंगे इसमें। तो मैंने एक्टर्स के नाम दिए कि ये नसीर साहब कर सकते हैं। विलन के लिए मेरे दिमाग में हमेशा जावेद जाफरी का नाम था। तो वो जावेद भाई का मैंने नाम लिया कि, तो उन्होंने बोला कि जावेद इज डूइंग अ शो विथ अस, हमारे साथ एक शो कर रहे हैं जावेद भाई, लेकिन हमें लगता है कि इसको थोड़ा एडिट की जरूरत है, तू देखेगा क्या। तो इतना कॉन्फिडेंस उनको मेरे पे आ गया था। एक तो उनको ये पता था कि मैं रेडियो से आ रहा हूँ, मुझे सिनेमा समझ में आता है, मुझे पुराने फिल्म और पुराने गानों की समझ है, ये सब उनको पता था। तो मुझे उनका एक एपिसोड दिखाया गया, डिस्को डांसर का एपिसोड था। बिल्कुल, वो सिनेमा की बातें कर रहे थे, प्रॉपर वही शो की बात हो रही है। वही शो की बात हो रही है। तो डिस्को डांसर का एपिसोड था जो मैंने देखा, जो मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि मुझे जावेद भाई के 2 शोज, एक शो उनका हुआ करता था फ्लैशबैक, और एक काउंटडाउन शो हुआ करता था। ये 2 मैं देख के बड़ा हुआ था। मैं ऐसा कुछ करना चाहता था जो मैं रेडियो में कर रहा था। अचानक मेरे सामने ऐसे थाली में सजा के एक शो आता है और बोलते हैं ये जावेद जाफरी कर रहे हैं, तुम क्या करना चाहोगे इसमें। तो फिर तो मैं लालची हूं, मैं सब करना चाहता था। मैं लिखूंगा भी, मैं डायरेक्ट भी करूंगा, मैं एडिट पे भी बैठूंगा। और नसीब से वो चीज मेरे प्लेट में आके गिर गई। तो मैं जावेद भाई को मिला जाके, उनको लगा ये नया लड़का है, इसको क्या ही पता होगा। तो उन्होंने कुछ बहुत ऑब्सक्योर फिल्मों के रेफरेंस के साथ में मेरे साथ डिस्कशन शुरू किया। तो उसमें एक फिल्म है जिसका नाम है फिल्म ही फिल्म। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। उन्होंने ऐसे बात शुरू की कि राज कपूर की एक फिल्म है जिसमें एक डॉग है जो राज कपूर से बात करता है। मैंने कहा वो राज कपूर की फिल्म नहीं है, वो एक्चुअली फिल्म ही फिल्म नाम की फिल्म है जिसमें मोन्टाजेस हैं अनमेड फिल्मों के फुटेज लेके। तो उन्होंने बोला तुमको पता है। तो मैंने कहा मुझे पता है, मैंने देखी है फिल्म। ऐसे 2-3 बहुत भयानक अंदरूनी फिल्मों की उन्होंने बात की। वहां हमारा आइस ब्रेक हो गया। वहां उनको लगा कि आता है इसको कुछ तो पता है, अगर सब पता नहीं भी है तो उन्होंने भी फिर टेस्ट दिया मुझे। धर्मवीर मनमोहन देसाई की फिल्म है, तो उनको धर्मवीर का एपिसोड करना था। उन्होंने कहा इसका तू स्क्रिप्ट लेके आ, फिर देखते हैं। तो मैंने धर्मवीर देखी कुछ 6-7 बार, मुझे बहुत मजा आया। पहले भी देखी हुई थी। और मनमोहन देसाई साहब के बारे में मुझे पता था, मुझे बहुत सारी इस फिल्म के बारे में ट्रिविया वगैरह पता थे। तो मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी, उसके साथ में थोड़ा बहुत जो एनिमेटेड जोक्स हैं वो जोक्स डाले उसमें कि कैसे टिकर आएगा। टिकर में जब उस समय में बाघों की गिनती कम हो गई थी, 1411 बच्चे थे इंडिया में, तो उसमें वो शेर को प्राण मार देते हैं। तो हमने ऐसे काउंटडाउन रखा था कि जितने शेर मरते हैं ना हम 1411 से कम करते हैं ग्राफिक्स में। अच्छा तो लगे पंच। हाँ, तो ये सब पंचेज उसमें मैंने भरे। और ये पंचेज थोड़े नए जमाने के थे ना, क्योंकि हाँ टिकर विकर नहीं थे पहले। वो जब फ्लैशबैक वगैरह आ रहे थे तो टिकर में ये सब मस्ती नहीं हो सकती थी, एनिमेशन नहीं हो सकता था उनमें। तो मैंने उनको बताया ये ऐसे करेंगे, फिर ये होगा। फिर वो सुमराई सोर्ड है तो हम उसका एक टेलीशॉपिंग नेटवर्क का एड बना देंगे कि वो समुराई नहीं बोलते ना प्राण साहब, सुमराई कला बोलते हैं। तो मैंने कहा सुमराई कला कैसे सीखें, रैपिड एक सुमराई कोर्स का एक हम ये बनाएंगे एड। हाँ, तो ऐसे करके मैंने उनको 5-6 गैग्स बताया कि ये गैग्स हम लोग हर ब्रेक के पहले करेंगे। तो एक फेक एड आएगा, उसके बाद असली एड आएगा। हाँ, तो उनको आइडिया जम गया। वो आइडिया मेरे लिए लैंडमाइन साबित हुआ, क्योंकि वो आइडिया उनको इतना जम गया कि वो अब हर एपिसोड में हमें करना पड़ता था। तो किसी एपिसोड में मिलते हैं ब्रेक के बाद था ही नहीं हमारे शो में। 26 एपिसोड में 26 एपिसोड, हर एपिसोड में 4 ब्रेक्स, तो 100 ऐसे एड्स लिखने इन आउट, तो 200 एड्स हमने बनाए।
तो वहां से उस शो की शुरुआत हुई। फिर वो शो मैंने लिखा भी, को डायरेक्ट भी किया, एडिट भी किया, उसके साथ ग्राफिक्स भी किए, उसमें एनिमेशन भी किया, वीएफएक्स भी किया। मतलब उस शो में शायद ही सेट में झाड़ू भी लगाई है। तो उस शो में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसपे मेरा हाथ नहीं लगा हो। और वो करते करते एक मतलब जावेद भाई के लिए मन में एक बहुत रेस्पेक्ट तो है ही, लेकिन वो एक रेस्पेक्ट के साथ साथ ना प्यार भी बहुत बढ़ा, क्योंकि उनको बतौर इंसान जानने का मौका मिला। और मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब समझता हूं कि वो भी, मुझे लगता है कि मुझसे उतना ही प्यार करते हैं। छोटे भाई के जैसा मुझे हमेशा वो ट्रीट करते हैं। मेरे एक कॉल पे वो मेरे लिए कहीं भी खड़े हो जाते हैं आके। तो वो जो एक रिश्ता बना, मेरे ख्याल से उस शो से बना। बिल्कुल। वो शो बनता रहा 1.5 साल तक। तो 1.5 साल तक मेरे ख्याल से मैं मेरे घर में कम रहा हूं और उस सेट पे ज्यादा रहा हूं। तो इस तरीके से ये शो बना। ये शो बनते बनते उस चैनल के साथ ये हुआ कि उनके बजट्स खत्म हो गए। तो जो मेरा शो उन्होंने खरीदा था वो तो बना नहीं। ओहो। मैंने उनसे वापस खरीदा, जो उन्होंने मुझे पैसे दिए थे मैंने उनको वापस किए और शो वापस खरीदा, क्योंकि मैं वो शो कहीं छोड़ना नहीं चाहता था। और मेरा ये भी मानना रहता है कि चीजों को लीगली, लॉफुली, ठीक से क्लीन करके उनको क्लोज करना चाहिए, उनको लटकने नहीं देना चाहिए। क्योंकि मैं देखता हूं हम जो राइटर्स हैं और जो क्रिएटर्स हैं वो अपनी क्रिएटिविटी में इतना उलझे होते हैं ना कि वो लीगैलिटीज को नहीं समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कानूनी लूज एंड्स छूट जाते हैं, लूज एंड्स ऐसे छूटते हैं जो बाद में आप ना, मतलब आप दो लोगों के बीच ऐसी कड़वाहट है जिसका कोई सेंस बनता ही नहीं है। तो हमेशा ये अच्छा है कि आप जाएं और उस लूज एंड को बंद कर दें। बिल्कुल। या तो आपके हाथ में हो या सामने वाले के हाथ में हो, मन में कड़वाहट ना रहे, रिश्ते बने रहें। तो मैंने वो चैनल के पास जाके उनसे वापस खरीदा, वो उनको पैसे वापस किए। जावेद भाई के साथ मैंने फिर दूसरा शो किया, तो 2 शोज हमने किए। उसके बाद काफी काम किया हमने साथ में। ये करते करते एनिमेशन तो चल ही रहा था। तो एनिमेशन में मैंने बहुत काम किया, बहुत इन द सेंस कि बहुत वो शोज किए जिन पे मुझे बहुत गर्व है। तो वो कुछ 3-4 साल का एक कालखंड है जिसमें मैं विविध भारती भी आता था वाणी कोर्स करने। और एक फैंटेसी शो था जिसपे मैं क्रिएटिव डायरेक्टर था, जावेद भाई का एक शो था और 2 एनिमेटेड शोज थे। तो टाइम ही नहीं होता था, मैं घर पे ही नहीं होता था। और मतलब ये पर्सनल बात है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जो क्रिएटिव लोग हैं कई बार पागल हो जाते हैं, क्योंकि जो कुछ चाहिए वो सब कुछ मिल रहा होता है। उस चक्कर में अपने स्वास्थ्य का वो ध्यान नहीं रखते हैं। तो मुझे इस बीच स्ट्रेस लेवल्स, नींद बराबर नहीं हो रही है, आराम बराबर से नहीं हो रहा है, लगातार भाग दौड़ है, खाने का कोई ठिकाना नहीं है, समय का कोई ठिकाना नहीं है। मुझे बहुत कम उम्र में डायबिटीज हुई इस वजह से, क्योंकि काम इतना था, चीजें इतनी हो रही थी, चारों दिशाओं में आप भाग रहे थे कि अपने लिए समय नहीं था। और मुझे लगता है कि क्रिएटिव लोगों को अपने लिए समय निकालना चाहिए, अपने स्वास्थ्य को थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य है जो आपके साथ लंबे समय तक रहेगा। प्रोजेक्ट्स क्या है वो आते हैं और जाते हैं। यस, सही बात है। बहुत देर से हम बात कर रहे हैं और गाने नहीं सुने। हाँ, बातचीत को यहाँ पर रोकते हैं आलोक और एक गाने की जगह बनाते हैं। चूंकि जावेद जाफरी का जिक्र चल रहा है, तो एक ही गाना है जो जावेद जाफरी की सबसे बड़ी पहचान है, उनका पहला गाना मेरी जंग का। मेरे ख्याल से उससे पहले डांसिंग सिंगिंग विलन कोई आया ही नहीं था मेरी जंग। बिल्कुल बिल्कुल। तो बोल बेबी बोल, वो सुनते हैं जी। Welcome, friends, to the show that never ends. I've taken the chance to make you dance. You will move your feet and groove the beat. So then, which beat would you like? दोस्तों, कौन सा डांस पसंद करेंगे आप? Rumba? No! Samba? No! Rumba? Samba? Tequila? Tango? Charleston? Polka? No? तो फिर क्या हो? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hey, बोल बेबी बोल, बोल बोल बोल, अरे बोल बेबी बोल, बोल बोल बोल, मेरे संग डोल, अरे दुनिया है गोल, अरे बोल बेबी बोल बोल
मेरे संग डोल देख दुनिया है गोल, दिल में जाने दे मुझको, दिल के सब दरवाजे खोल। बोल बाबा बोल, बोल बोल बोल, बोल बाबा बोल, बोल बोल बोल, मेरे संग डोल देख दुनिया है गोल। बोल बाबा बोल, बोल बोल बाबा बोल, जरा मेरे संग डोल देख दुनिया है गोल। आँखों से कर बातें बोल, नजर की बोली बोल। अरे बोल बेबी बोल, बोल बाबा बोल। दीवाना मस्ताना, दीवाना मस्ताना, परवाना नजराना, तेरा ये दिल हो गया। चोरी से चुपके से, चोरी से चुपके से, छुप छुप के दुनिया से मिलना मुश्किल हो गया। हम दो प्रेमी हम दो पंछी, चल हम उड़ जाए पर तोल। बोल बेबी बोल, बोल बोल बोल, मेरे संग डोल, अरे दुनिया है गोल। Beat Street, the king of the beat. You see you rocking that feet from across the street. Beat Street is a lesson too, because I can't let the streets beat you. Yeah. Rock and roll. हर मौज में हम, मेरे कदम, ये मौज में हम, मेरे कदम, टोले सनम तेरी कसम, मेरी बाहें थाम ले। फूल कोई, खाक कोई, फूल कोई, खाक कोई, चीज कोई, तोहफा कोई, जो मैं तुझे ना मिले। सारी चीजों का है मोल, प्यार मोहब्बत है अनमोल। रॉक एंड रोल, रॉक एंड रोल, जू 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 जू, जू 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 जू। आलोक, ये तमाम चीजें चल रही थी और जाहिर है कि उसके बाद काम आगे बढ़ा, तो आगे के कुछ महत्वपूर्ण कामों के बारे में बताइए। शोले की 40वीं वर्षगांठ थी 2015 में। मुझे शोले के एनिमेटेड वर्जन पर काम करने मिला
जिसका मैं क्रिएटिव प्रोड्यूसर भी था और राइटर भी था, और कुछ हिस्से मैंने डायरेक्ट भी किए थे। मेरे लिए ये बड़ा खुशी का सबब था। ये फिल्म मेरी सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक है, और जब इसका प्रमोशन शुरू हुआ इस एनिमेटेड फिल्म का, तो कई जगहों पे सलीम साहब का एक छोटा सा कोट है, फिर जावेद साहब का एक छोटा सा कोट है, उसके आसपास मेरा एक छोटा सा कोट है। वाह तो वाह। वो मेरे लिए बड़ा, उसको बोलते हैं किक, तो मेरे लिए बड़ी किक थी वो देखना। ये करते करते मैंने ग्राफिक इंडिया ज्वाइन किया, जहां मुझे सबसे पहला जो शो मिला वो था अमिताभ बच्चन साहब का पहला एनिमेटेड शो। वाह वाह। जो मैंने डेवलप भी किया, लिखा भी, डायरेक्ट भी किया, प्रोड्यूस भी किया। वो करते करते मुझे अमित जी के साथ काफी समय बिताने का मौका मिला। मैंने करीब उनके साथ 3 से 4 महीने डबिंग की है, और जो चीज मुझे वहां से सीखने को मिली वो मैं अभी भी कोशिश करता हूं कि मेरे साथ रहे, वो है समय का पाबंद होना। जिसके लिए वो बहुत मशहूर है। बहुत ज्यादा। वो 6 बजे की रिकॉर्डिंग सुबह करते थे, 5:55 वो स्टूडियो पे होते थे, तो हम लोगों को भाग के समय पे पहुंचना पड़ता था। अगर उन्होंने 6 बोला है तो 5 मिनट पहले ही पहुंचेंगे। वो 6:01 पे कभी नहीं आए, बिल्कुल, इतने महीनों में। दूसरी चीज है जो उनकी अपने काम के प्रति लगन है। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग ये बात बार बार बोलते हैं, लेकिन मेरे लिए ये एक बिल्कुल अलग तरीके का अनुभव था कि मैं बच्चन साहब के सामने कुछ भी नहीं हूं, लेकिन अगर मैंने उनसे 7, 8, 9, 10 टेक भी मांगे तो मुझे 10वां टेक तक मिला है। वाह वाह। उन्होंने कभी सवाल नहीं किया कि क्यों मांग रहे हो। हाँ, ये बोला है कई बार कि मुझे एक बार बता दीजिए आपको कैसा चाहिए, तो आप मुझे बोल के बताइए, मैं एग्जैक्टली वैसा बोल के बता दूंगा। तीसरी चीज जो मैंने वहां सीखी वो ये थी कि जितने टेक्स फाइनल होते थे, अब तो डिजिटल है तो आप टेक्स को फाइनल मार्क कर लेते हैं, लेकिन बच्चन साहब एनालॉग स्क्रिप्ट के ऊपर में लगातार लिख रहे होते थे कौन सा टेक मैंने फाइनल बोला है, 6th टेक, 2nd टेक, 1st टेक। जब डबिंग खत्म हुई उन्होंने मुझे पूरे स्क्रिप्ट का ऐसा पुलंदा दिया। उन्होंने कहा कि इसमें सारे टेक्स लिखे हुए हैं। मैंने कहा सर हम मार्क कर रहे थे। बोले फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेना, गलती की गुंजाइश ना रहे। तो उतना डिटेल रखना। चौथी चीज जो मुझे बहुत पसंद आई वो ये थी, पहली बार मुंबई में मेरे से किसी ने देवनागरी में स्क्रिप्ट मांगी थी। वाह 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 वाह। वरना सब लोग रोमन में पढ़ते हैं जी। बच्चन साहब ने देवनागरी में मांगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो मेरे संवाद हैं वो देवनागरी में होंगे तो मैं बेहतर तरीके से पढ़ के बेहतर तरीके से अदा कर सकता हूँ। वहां एक बहुत अच्छी चीज हमारे साथ ये हुई कि उन्होंने पहले 2 दिन जब डबिंग कर ली, उसके बाद वो बाहर निकलते निकलते उन्होंने मुझे बोला कि आप यहाँ के नहीं है। तो मैंने कहा हाँ मैं यहाँ का नहीं हूँ, लेकिन बहुत सालों से यही हूँ। उन्होंने कहा नहीं आप यहाँ के नहीं है, क्योंकि मुझे हिंदी में कोई भी वर्तनी में त्रुटि नहीं मिली है। तो वो एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था हमारी टीम के लिए, हमारे लिए। मेरी सिस्टर ने ये सारी देवनागरी में ये संवादों को देवनागरीकरण किया था रोमन से। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं अगर देखें तो, लेकिन ये इतनी छोटी चीजें हैं नहीं। तो ये सीखने की चीज थी। एक समय था जब मैं 11 बजे की मीटिंग के लिए घर से 11:30 बजे निकलता था। लेकिन एक बार अमित जी के साथ ये पूरा शो करने के बाद मुझे नहीं लगता मैं कभी भी समय पे नहीं पहुंचने वाला काम कर रहा हूं। मैं आमतौर पे कोशिश करता हूं या तो मैं समय पे पहुंच जाऊं या मैं कम से कम 1 से 1.5 घंटे पहले लोगों को बता दूं कि मैं समय पे नहीं पहुंच पाऊंगा। पहले बहुत बहुत केयरलेस था मैं। तो ये चीजें आप देखें तो यही चीजें हैं जो इन लोगों को इतना बड़ा बनाती हैं। और मैं जैसा मैं कह रहा हूं कि ये सब क्लीशे है, सब 1000 बार आपने ये चीजें सुनी होंगी, लेकिन मेरे लिए वो 1-on-1 पर्सनल चीज है जो उनसे सीखने की थी। ऑफ कोर्स। तो वो किया हमने। अस्रा फोर्स नाम था उस शो का। साइंस फिक्शन था और बहुत अच्छा उस पे हमें रिस्पांस मिला। उसके बाद दूसरा शो जो हमने किया वो SS राजामौली के साथ किया। मतलब बाहुबली आई थी, तब पहली बाहुबली आई थी, वो दूसरी बना रहे थे। तो हमने उनको एक एनिमेटेड शो पिच किया कि दोनों बाहुबली के बीच में एक एनिमेटेड शो आ जाएगा, तो लोगों के बीच में वो एक उत्साह बना रहेगा माहिष्मती के बारे में। तो वो भी एक सीखने वाली बात थी कि हम जब पहुंचे तो राजामौली साहब ने हमको 3 घंटे का समय दिया था और वो 11 बजे आने वाले थे। वो डॉट 11 बजे आए। उन्होंने बाथरूम स्लीपर पहनी हुई थी, एक हल्की सी टी-शर्ट पहनी हुई थी, जो अगर आप देखें तो नितांत साधारण कपड़ों में स्लीपर पहन के वो अंदर आए, जिन्होंने
1.5 साल पहले देश की सबसे बड़ी हिट फिल्म डायरेक्ट। बिल्कुल, बिल्कुल। पूरे धूल में सने हुए थे वो, क्योंकि वो कोई तो एक्शन सीन देखने गए हुए थे और पूरा सेट का जायजा लेकर आए थे। उनके पिताजी थे वहां पे और वो दोनों तेलुगु में बात करते थे, फिर राजामौली साहब हम लोगों को ट्रांसलेट करके बताते थे। फिर उनको पता चला कि मुझे कॉमिक्स बहुत पसंद है, तो उन्होंने बोला इधर आओ मैं तुमको कुछ दिखाता हूँ। तो उन्होंने अपने फोन पे मुझे अमर चित्र कथा के कुछ पैनल्स दिखाए, जिनमें से डायलॉग्स उन्होंने बाहुबली में इस्तेमाल किए थे और कुछ डायलॉग्स वो आगे बाहुबली में इस्तेमाल करने वाले थे। उसमें एक शिवाजी का डायलॉग है, छत्रपति शिवाजी महाराज पे जो अमर चित्र कथा है, उसके 2 संवाद थे। ऐसे बहुत सारी चीजें। तो वो उस दिन मुझे पता चला कि राजामौली असल में बहुत बड़े कॉमिक बुक फैन है। तो वो एक जो चीज थी, उस चीज ने हमारे बीच का जो आइस ब्रेकिंग था बहुत ईजी कर दिया। तो वही है, जैसे अरेबियन नाइट्स में होता है, आप छोटी छोटी चीजें करते चलते हैं और वो आगे जाके बड़ी में कहीं कहीं काम आती हैं। बिल्कुल। तो ये जर्नी में ऐसा लग रहा था कि कॉमिक्स कहीं छूट रही है, मगर फिर कॉमिक्स इस तरीके से वापस मेरे जीवन में आ जाया करती थी। तो इसकी वजह से हमें वो शो करने को मिला। हमने वो शो किया, पहला सीजन मैंने डेवलप करने में को डेवलप किया था लोगों के साथ में। इसके बाद कुछ और एनिमेशन की चीजें हुई। एनिमेशन छोड़ के फिर मैं बाहर आया। मैं एनिमेशन से थोड़ा सा एक रास्ता आ गई थी एनिमेशन में, तो मैं उससे बाहर आना चाहता था। दूसरी चीज थी कि मैंने मेरे जो हीरोज हैं जिनके साथ काम करने का एक सपना होता है हमारा, वो मैंने करीब करीब पूरा कर लिया था। मैंने राजामौली साहब के साथ काम कर लिया है, अमिताभ बच्चन साहब के साथ काम कर लिया, स्टैनली के साथ काम कर लिया है। तो अब इससे बड़ा क्या, या तो इससे बड़ा कुछ हो। बिल्कुल। शोले कर ली थी, तो इससे नीचे जाने का कोई मतलब नहीं बनता था। तो मुझे लगा कि अब इंडस्ट्री बदलनी चाहिए मुझे, नहीं तो फिर वही हो जाएगा, फिर मैं वो साइकिल में दौड़ता रहूंगा। तो मैंने लाइव एक्शन में हाथ आजमाना शुरू किया। मैं निर्देशक बनना चाहता था, तो मैंने कहा कि मैं निर्देशन करूंगा। इस बीच मैंने एक फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी थी बहुत पहले, तो वो फिल्म की स्क्रिप्ट घूम रही थी स्टूडियो। वो 2018 के आसपास एक स्टूडियो ने ले ली और उन्होंने बोला इसको वेब सीरीज में कन्वर्ट कर देते हैं। ये एक मिडिल क्लास ह्यूमर था। मुझे ऋषिकेश मुखर्जी साहब की फिल्में बहुत पसंद है, तो ये उस स्पेस में था और उस समय तक कोई मिडिल क्लास ह्यूमर कर नहीं रहा था। तो बहुत रिस्की माना जाता था ये। अब तो क्या है कि बहुत सारे शोज आ गए हैं, बहुत सारी चीजें आ गई हैं। उस समय में बहुत रिस्की माना जा रहा था और तकदीर से मुझे वो डायरेक्ट करने में मिला और मुझे कुछ मेरे बहुत पसंदीदा एक्टर्स हैं जिनको डायरेक्ट करने मिला मुझे, तो मैंने डायरेक्ट किया। फिर मुझे लगा कि और वो हुआ क्या कि मेरे डायरेक्ट करते करते मैं वो सीरीज जो है पहले 6 एपिसोड की थी, फिर उन्होंने उसको 12 बना दिया, फिर उसको 24 कर दिया। अब 24 एपिसोड मैं लिखूं भी और डायरेक्ट करूं, वो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। तो पहले 6 एपिसोड करके मैंने वो सीरीज लिखी और धीरे धीरे करके मैं लाइव एक्शन की तरफ मुड़ने लगा। इस सीरीज का क्या नाम था? इस सीरीज का नाम है बब्बर का टब्बर। नाम क्योंकि मैंने नहीं दिया है तो आप मुझे जज ना करें। ठीक है। हाँ। इन दिनों क्या चल रहा है? इन दिनों एक शो है जो मैं लिख रहा हूँ, लिमिटेड शो है 5 एपिसोड का, वो लिख रहा हूँ। एक फिल्म लिखी है जो एक बड़े स्टूडियो ने ले ली है। एक फिल्म मैं खुद डायरेक्ट करना चाहता हूँ, तो मेरे ख्याल से 1 महीने के बाद मैं उसको लिखना शुरू करूंगा, मगर उसकी कहानी मेरे पास है तो मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा समय मुझे उसको लिखने में लगेगा। एक कॉमिक्स अभी खत्म किए करके, जो अभी मुंबई में लॉन्च हुई थी, वो एक फिल्म पर बेस्ड कॉमिक है। 1 नाम की एक फिल्म आ रही है, तो उसका एक स्पिन ऑफ कॉमिक है वो, तो वो काफी बढ़िया लॉन्च हुआ अभी पिछले हफ्ते। मैं चाहता हूँ इस साल मैं 2 किताबें और करूं। अच्छा। हाँ, एक मेरी कॉमिक है जो किसी भी समय इस साल आ जाएगी, वो बनके रेडी है। हाँ, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि शायद जुलाई अगस्त तक आ जाएगी वो किताब। इसके अलावा मुझे पता नहीं कुछ और छूट रहा हो तो। यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं, मुकद्दर का सिकंदर। बिल्कुल, टाइटल ट्रैक, कल्याण जी आनंद जी हिंदीवर। क्या बात है, क्या बात है। ये गाना सुनते हैं। रोते हुए आते हैं सब, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर, वो
क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां, वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां, प्यार से जीते दिलों को वो झुका दे आसमां, जो सितारों पर कहानी प्यार की लिख जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी। मर के जीने की अदा जो दुनिया को सिखलाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। हमने माना ये जमाना दर्द की जागीर है, हमने माना ये जमाना दर्द की जागीर है। हर कदम पे आंसुओं की एक नई जंजीर है। साज गम पर जो खुशी के गीत गाता जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा, जाने मन कहलाएगा, जाने मन कहलाएगा। आलोक, क्या आपको लगता है कि कॉमिक्स का दौर अब बहुत सुनहरा दौर बीत चुका है? जो मेरे अंदर का कॉमिक्स प्रेमी है वो इसको कभी नहीं मानेगा। लेकिन कॉमिक्स या किसी भी मीडियम का दौर मुझे ऐसा नहीं लगता कि बीतता है। ये एक साइकिल है, चक्र है। तो ये खत्म होता है और फिर आता है। तो जैसे भारत में जो फैंस थे उन्होंने अपने या तो पब्लिकेशन शुरू किए हैं या किताबें बनानी शुरू की हैं। हम भी उनमें से एक हैं। हमने भी अपनी एक कॉमिक बुक कंपनी शुरू की है। तो उसमें आइडिया ये था कि हम वो किताबें खरीदेंगे जो हम पढ़ना चाहते हैं और हमें पढ़ने के लिए किताबें नहीं मिल रही हैं फिलहाल। तो वो कर रहे हैं, हम बच्चों के लिए किताबें कर रहे हैं और बहुत अच्छा रुझान है। और एक दूसरी चीज जो कॉमिक्स के लिए संजीवनी बूटी साबित हो सकती है वो है कॉमिक्स का अडेप्टेशन शोज में, फिल्म्स में, एनिमेशन शोज में। और मुझे लगता है कि वो दौर हमारे यहाँ
करीब करीब आ चुका है। अगर अमेरिका भी देखें तो मार्वल या डीसी को अपनी पहली फिल्म बनाने के पहले, सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है, 77 या 78 में, तो करीब 40 साल लगे, है ना। स्पाइडरमैन 1963 या 62 का है, 63, और पहली स्पाइडरमैन 2002 में आई है। तो इतना समय तो लगता है, 40 साल का समय तो लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा कॉमिक्स उद्योग है वो अपने 40वें वसंत में प्रवेश कर चुका है करीब करीब। तो अब दो चीजें हैं, एक तो जो अब नए फिल्म मेकर्स हैं या जो नए क्रिएटर्स हैं, ये वो लोग हैं जो ये कॉमिक्स पढ़ के आए हैं। बिल्कुल, वो फैंस हैं पहले, क्रिएटर्स बाद में। बहुत लोगों का ऐसा है कि उनका सपना है कि एक नागराज पे कॉमिक बने या डोगा पे कॉमिक बने, चाचा चौधरी पे शो बने। हाँ, मतलब कई बार डोगा की तो मैंने भी लिखी है फिल्म। हाँ। एक ड्राफ्ट तो मैंने भी लिखा है। हाँ। तो वो बनी नहीं, लेकिन चाचा चौधरी पे शो बन गया है, लेकिन चाचा चौधरी पे मुझे लगता है कि फिल्म बन सकती है। चाचा चौधरी और राका बहुत अच्छे किरदार हैं जिन पे कुछ बन सकता है। तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिन पे मुझे लगता है कि चीजें आज नहीं तो कल बननी शुरू हो जाएंगी। मेरी जनरेशन तो ये फिल्में देखेगी। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि दौर चला गया है। मुझे लगता है कि इस मीडियम को थोड़ा सा इवॉल्व होने की जरूरत है। जो इवॉल्व वो हो रहा है, बस ये कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनने का दौर है। बिल्कुल। तो हम उम्मीद करें कि ये चीजें जल्दी सामने आएंगी। आलोक, बहुत अच्छा लगा आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और हमसे इतनी सारी बातें की। शुक्रिया यूनुस भाई। मैं जैसा कह रहा हूं कि मेरे लिए एक अलग तरीके का मोमेंट हो गया है, क्योंकि मैं स्कूल में था तब से मैं आपको सुनता आ रहा हूँ, आपसे मिलना भी होता रहा है। मैं यहाँ आके मैंने वाणी कोर्स भी किया है तो मेरे लिए घर वापसी है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और क्या कहूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं जी। आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे लेखक, निर्देशक और कॉमिक क्रिएटर आलोक शर्मा से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम का संपादन किया मनीषा सिंह ने और प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले। आज के मेहमान।